वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है टॉक्सिक बिगेस्ट मिस्टेक और अ मास्टर स्ट्रोक। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। इसके अलावा व्लॉग चैनल के स्ट्रॉन्ग लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो साल के पहले हफ्ते यानी कि 8 जनवरी को ही यस के बर्थडे पे KGF 2 के 4 साल बाद टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का फर्स्ट लुक ग्लिम्स रिलीज होता है और रिलीज होते ही ये चीज इंटरनेट पे आग लगा देती है। इतने सारे नए रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। 24 आवर्स में 200 मिलियन प्लस व्यूज और 5.5 मिलियन लाइक्स। इंट्रोड्यूसिंग रहा है ग्लिम्स पे 48.77 मिलियन व्यूज के साथ ये इंडियन सिनेमा की द मोस्ट व्यूड फर्स्ट ग्लिम्स बनने का रिकॉर्ड भी बनाती है। 105 करोड़ की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओवरसीज डील जो किसी भी इंडियन फिल्म के लिए ट्रेलर टीजर रिलीज से पहले एक बड़ी अचीवमेंट है। ऊपर से 120 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन डील इन आंध्रा तेलंगाना जो कि अगेन किसी भी नॉन तेलुगु एक्टर फिल्म के लिए सबसे बड़ी डील है। मतलब बात यहां तक पहुंच जाती है कि आंध्रा तेलंगाना में रजनीकांत की मूवीज को भी टॉक्सिक रिकॉर्ड्स के मामले में पीछे छोड़ देती है। बट अब की बार इस फिल्म के सामने धुरंधर 2 जैसी सीक्वल है जो बिना साउथ और गल्फ कंट्रीज में बैन होने के बावजूद 1354 करोड़ कमाती है। और ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिक की फील्डिंग तो भाई शुरू से ही हर जगह पे सेट है। कुछ लोग आज भी इसे सॉफ्ट कॉर्न मूवी कह रहे हैं तो कुछ लोगों को VFX कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। पहले कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले फिल्म के अगेंस्ट केस ठोकते हैं और फर्स्ट ग्लिम्स आने के बाद ही क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले ऑफेंड हो जाते हैं। ऊपर से जामुनी बाल वाली लकड़बग्गी फेमिनिस्ट भी फिल्म के अगेंस्ट अलग मोर्चा खोल देती है। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने वायलेंट फिल्म को क्या CBFC पास भी करेगी या फिल्म पे इतने कैची चलाएगी कि पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। ऊपर से टीजर में किसी और कैरेक्टर को ना दिखाना एक मार्केटिंग गिमिक है या फिर मेकर्स यश के नाम पे फिल्म बेचना चाहते हैं। और क्या सच में यश का फिल्म में डबल कैरेक्टर है भी या नहीं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी टॉक्सिक के लिए यश ने एक ऐसा दाव खेला है कि ये फिल्म आराम से KGF 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लेकिन धुरंधर 2 क्लास से फिल्म पे क्या इंपैक्ट होगा सब पे डिटेल में बात करेंगे। तो देखो टीजर ब्रेकडाउन तो सभी ने कर लिया है और मुझे भी काफी गाली पड़ी थी कि यार तुमने कुछ क्यों नहीं बनाया। तो भाई ऑफिस वाले छुट्टी नहीं देते, वो तो मैंने फिर से दादी मारती तब जाकर दिए डिटेल वीडियो ला पा रहा हूं। लेकिन इतना प्राउडली कह सकता हूं कि टॉक्सिक के बारे में यूट्यूब पे शायद ही किसी दूसरे ने इस तरह की डिटेल वीडियो बनाई होगी। तो इसलिए सबसे पहले बात करेंगे टीजर एंड ऑनगोइंग थ्योरीज पे। तो देखो टीजर की शुरुआत गोवा के किसी विला से होती है जहां पे पार्टी हो रही होती है। तो वहीं पे एंट्री होती है हाथ में विस्की का ग्लास लिए हुए राया की। फिर हमें वॉर के कुछ सीन्स दिखाई देते हैं। फिर पीछे से एक वॉइस आती है कि इस बार जंग अलग है और उनकी मक्कारी भी अलग है। सबसे टकराना भारी पड़ेगा, जिद छोड़ दो, गिव अप राया, इट्स ओवर। और ये बंदा ये सब बकचोदी कर रहा होता है वो राया के सामने ही जानबूझकर एश ट्रे में नहीं बल्कि एश ट्रे के बाहर अपने सिगरेट के एसेस गिरा रहा होता है। तो राया में फुल मम्मी मोड ऑन करके उसे थोड़ा मैनर्स सिखाता है और उसी एश ट्रे से उसका खोपड़ा खोल देता है और कहता है कि हैव सम फकिंग मैनर्स। अब ये बंदा कौन है, ये किस जंग की बात कर रहा है, पहले थोड़ी सी बात इस पे करते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूं। तो देखो 16th सेंचुरी में गोवा को रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाता था क्योंकि ये ट्रेड और क्रिश्चियनिटी का बड़ा सेंटर माना जाता था और पोर्तुगीज ने वहां अपने चर्चेस भी बनाए थे जैसे कि बेसिलिका ऑफ बोम जीसस और कलरफुल घर भी बनाए थे जो आज भी गोवा की पहचान है। उन्होंने वहां के खाने से लेकर कल्चर को पूरी तरह से इंपैक्ट किया था और इंडिया के आजादी के बाद भी पोर्तुगीज ने गोवा नहीं छोड़ा था। तब जाके 1961 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आजाद कराया था। और जैसा कि यश की टॉक्सिक 1950 से 1970 के टाइम पे बेस्ड है तो भाई 1950 से 1970 के टाइम तक गोवा में इलीगल कैसीनोस और DRUG का सीन बहुत अंडरग्राउंड और गंदा था। जैसा कि मैंने बताया कि गोवा पोर्तुगीज रूल में था टिल लिबरेशन 1961। तो वहां पे क्लैंडस्टाइन गैम्बलिंग स्पॉट्स चलते थे, मतलब चोरी छुपे लोकल्स और टूरिस्ट और हिप्पीज लोग मिलकर डिफरेंट टाइप का जुआ खेलते थे। कोई ऑर्गेनाइज कैसीनो वगैरह नहीं होता था। और 1950 यानी कि पोर्तुगीज एरा के टाइम अंडरग्राउंड कार्ड गेम्स और ये बेटिंग बहुत ही कॉमन थी, स्पेशली पंजी मैन बीचेस पे। और 1960 तक तो गोवा हिप्पीज का हेवन बन गया था। फुल ऑन DRUG सीन, हशीश, LSD, मारिजुआना फ्रीली बिकती थी और इसी टाइम पे इलीगल DRUG ट्रेड बूम होता है। और 1970s के अराउंड वहीं फॉरेन हिप्पीज की वजह से स्मगलिंग भी शुरू हो जाती है। गोवा एयरपोर्ट्स पे थाईलैंड और एम्स्टरडैम से माल आता था शिप में और इसमें काफी सारे फिशरमैन्स भी मिले होते थे। अब देखो वैसे आज भी पूरे इंडिया में गैम्बलिंग बैन है एक्सक्लूडिंग गोवा और कुछ अदर स्टेट्स लाइक सिक्किम, दमन वगैरह को छोड़ के। लेकिन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गैम्बलिंग पे कोई भी रूल बनाना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है और गोवा में गोवा दमन एंड दीव पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976 बनाया जाता है। शुरुआत में इसमें गैम्बलिंग अलाउड नहीं होती लेकिन 1992 एंड 1996 में कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं जिसके बाद कैसीनो का रास्ता वगैरह साफ होता है। तो ये हो गई पूरी हिस्ट्री। अब टीजर पे आते हैं। तो देखो टीजर में 0.2 सेकंड पे जो पार्टी चल रही होती है वहां पक्का से ये इलीगल जुआ वगैरह चल रहा होता है जिसके पीछे एक पूरी सिंडिकेट होती है। फिर 0.8 सेकंड पे वो चारों तरफ आग लगना, फिर बर्फ पे सारे लोग पड़े पड़े होते हैं, सिर्फ राया खड़ा होता है। इससे यह पता चलता है कि राया एक रूथलेस एकदम हरामी टाइप कैरेक्टर है जो जरूरत पड़ने पर अपने पूरे सिंडिकेट के अगेंस्ट भी जा सकता है। इसके बाद राया अकेले खड़े होकर दारू पीता है और उसके ठीक बाद हमें गाड़ियों का काफिला हमें रॉयल सर्कस की तरफ जाते हुए दिखता है। और इस सर्कस को याद रखना क्योंकि इससे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तभी अगले सीन में हमें दिखता है किसी बंदे के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं और जिस तरह से बैकग्राउंड सेट किया जाता है वो बंदा कोई मार्शल आर्ट्स या फिर
ताइक्वांडो का मास्टर या ब्लैक बेल्ट लगता है, और वो भी एक गैंग लीडर है और शायद इसी गैंग से राया का पंगा भी होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि गोवा में ये DRUG और दूसरे नशे वगैरह थाईलैंड से आते थे, तो ये वो थाईलैंड वाला गैंग भी हो सकता है। लेकिन तभी रॉयल सर्कस में जोकर के फेस मास्क में एक बंदे की एंट्री होती है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से घूम के ये लुक देता है, ये बंदा फिल्म में या तो विलन है या फिर कोई प्रोमिनेंट कैरेक्टर। फिर 0.22 सेकंड पे ट्रेन के सामने राया खुद खड़ा होता है, या तो अपना माल रिसीव करने आया है या फिर दूसरे का लूटने। तभी 0.23 पे पोर्ट के सीन्स भी दिखाए जाते हैं। वही अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो किसी को जलाया जा रहा होता है और किसी को पोल से बांध के रखा गया होता है। गैंग वॉर स्टार्ट हो चुकी होती है। तभी अगले सीन में किसी आइसलैंड टाइप जगह पे बर्फीले पहाड़ों के बीच से हमें 0.25 पे कार्गो 6 भी आते हुए दिखते हैं। 0.25 पे हमें कार्गो एयरक्राफ्ट भी आते हुए दिखते हैं। अब जिसे कई लोग BGMI से कंपेयर कर रहे थे, अब वो बर्फ में राया ने सबको पहले मारा होता है, फिर 0.43 पे बर्फ में पैराशूट से लैंड करके फाइट करने वाले ये सीन, मैं कह सकता हूँ ये पक्का नीदरलैंड एम्स्टर्डम का ही होगा, जो कि गोवा के DRUG के सप्लाई चेन में दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर था। अब देखो थ्योरी सजेस्ट करती है कि टॉक्सिक एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो कि 1940 से 1970 के गोवा में सेट है, यानी एक गैंगस्टर की कहानी होगी जो स्मगलिंग रूट्स और क्राइम सिंडिकेट्स के बीच अपना एम्पायर खड़ा करता है। देखो टीजर में सर्कस क्लाउन्स और मार्क्समैन के काफी सारे शॉट्स हैं। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये सर्कस फिल्म की स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा होगी और रॉयल सर्कस के अराउंड ही फिल्म घूमेगी भी, जो शायद क्राइम का एक कवर हो सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम पे ये सारे गैम्बलिंग सब कुछ चोरी छुपे होते थे, ऊपर से 1 मिनट 2 सेकंड पे राया उस जोकर को ब्रूटली जिस तरीके से मारता है, विस्टोस के अभी भी राया के सामने कोई भी दूसरा गैंग या गैंगस्टर टिकने नहीं वाला। और शायद ये जोकर के फेस मास्क वाला बंदा वही है जिसके ब्यूरियल में राया गाड़ी लेके जाता है और पहले टपाटप करता है, फिर बूम, जो कि हम राया अनाउंसमेंट वाली वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां उसका बाप कहता है कि आई वांट माय सन टू हैव अ पीसफुल ब्यूरियल। I want my son to have a peaceful burial. अब इस 20 फरवरी वाले टीजर की बात करें तो जो बंदा राया को समझा रहा होता है कि सबसे टकराना भारी पड़ेगा, जीत छोड़ दो, गिव अप राया, वो शायद 1961 की बात कर रहा है जब गोवा को पुर्तगालीज लोगों से आजादी मिली होती है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे काफी नए नए गैंग्स उभर के सामने आए हो। अब देखो डबल रोल वाली थ्योरी की बात करें तो टीजर के एंड में यश को क्लीन सेव लुक में दिखाया जाता है और वो एक डायलॉग भी बोलते हैं कि आई एम होम डैडी, जबकि राया अनाउंसमेंट वाली वीडियो में राया कहता है कि डैडी इज होम। अब देखो इसको लेकर कहा जा रहा था कि यश के फिल्म में डबल रोल होगा, लेकिन कंफ्यूजन ये था कि सिर्फ राया की जवानी और बुढ़ापा में दिखाया जाएगा या फिर यश बाप और बेटे दोनों का रोल प्ले करेंगे। लेकिन अब दूध का दूध और खीर का खीर हो चुका है, क्योंकि यश बाप और बेटे दोनों एक कैरेक्टर में होंगे और यश के दूसरे कैरेक्टर का नाम टिकेट होगा। देखो टॉक्सिक का टीजर या अनाउंसमेंट वीडियो देखकर ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि बाकी स्टार कास्ट को क्यों नहीं दिखाया, जबकि आजकल बड़ी फिल्मों में स्टार पावर का हल्ला पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। लेकिन गीतू मोहनदास एंड यश की टीम ने एक सोची समझी स्ट्रेटेजी यूज करी है। एक्चुअली KGF के बाद यश की इमेज एक लार्जर देन लाइफ हीरो की बन चुकी है और मेकर्स जानते हैं कि भी ऑडियंस सिर्फ यश को देखने के लिए ही एक्साइटेड है। अगर वो बाकी एक्टर्स जैसे कि नयनतारा या कियारा आडवाणी जिनकी सिर्फ रूमर्स है उनको दिखा देते तो फोकस डिवाइड हो जाता है। इसलिए उन्होंने टीजर में सिर्फ यश का स्वैग और टॉक्सिक थीम तक ही लिमिटेड रखा ताकि हाइप सिर्फ उनके नए लुक पर ही बनी रहे। और एक बहुत ही पुरानी और असरदार मार्केटिंग गिमिक भी है कि जब आप स्टार कास्ट रिवील ही नहीं करते तो सोशल मीडिया पे लीक्स और स्पेकुलेशन का दौर शुरू हो जाता है। लोग खुद ब खुद डिस्कस करने लग जाते हैं कि हीरोइन कौन होगा, विलन कौन होगा, और ये ऑर्गेनिक एंगेजमेंट फिल्म की रीच बढ़ाता है जब लोग थ्योरीज या स्पेकुलेशन पे बात करते हैं। और आपने नोटिस किया होगा बड़ी फिल्में यानी कि पुष्पा 2 या फिर जवान वगैरह में इन लोगों ने अपनी कास्ट को एक साथ रिवील नहीं करा था, इन लोगों ने भी एक लेयर्ड अप्रोच फॉलो करा था। फेज 1 में टाइटल एंड हीरो लुक, फेज 2 में द लीडिंग लेडी रिवील किया था, फिर फेज 3 में एंटागनिस्ट यानी विलेन रिवील हुआ था और इस तरह फिल्म की हाइप बनी रही थी। तो अब बात करते हैं धुरंधर क्लैश से इंपैक्ट ऑन कलेक्शन पे। तो देखो धुरंधर 2 और टॉक्सिक क्लैश 2026 का सबसे बड़ा सिनेमैटिक शोडाउन होने वाला है। दोनों फिल्में 19 मार्च को रिलीज हो रही है और इसका इंपैक्ट बॉक्स ऑफिस पे काफी बड़ा होगा। धुरंधर 2 इसका पहला पार्ट एक फेनोमेनन था जिसने हिंदी वर्ल्ड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई की, तो सीक्वल होने के नाते नॉर्थ इंडिया और मल्टीप्लेक्सेस पे इससे ज्यादा स्क्रीन्स मिलने की उम्मीद है। लेकिन गल्फ कंट्रीज में बैन होने की वजह से फिल्म को कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं टॉक्सिक में यश की ग्लोबल पॉपुलैरिटी की वजह से साउथ इंडिया और सिंगल स्क्रीन्स पे इसका कब्जा रहने वाला है। बट ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक पूरे साउथ इंडिया को कवर कर पाएगी। और एक शॉकिंग बात बताऊं, धुरंधर पार्ट 1 ने कर्नाटका में 70 करोड़ का बिजनेस किया था। अगर सीक्वल भी वहां पे चलती है तो यश के घर में जाकर के टॉक्सिक के बिजनेस में सेंध लगा सकती है और ऐसा होगा तो फिल्म पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ यश की फिल्म पैन इंडिया रिलीज है, अगर इसका हिंदी डबिंग वर्जन एंड स्टोरी मास ऑडियंस को पसंद आई तो ये नॉर्थ इंडिया में धुरंधर के सिंगल स्क्रीन कलेक्शंस को कच्चा चबा जाएगी। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि मलयालम इंडस्ट्री के मार्को ने कैसे एक हफ्ते में 300 से 3000 स्क्रीन पा लिए थे, वो भी तब जब पुष्पा 2 जैसी आंधी रिलीज हो चुकी थी।
थी। यानी कि पुष्पा 2 रिलीज हुई थी 5 दिसंबर 2024 को और उसके 15 डे बाद यानी कि 20 दिसंबर 2024 को ही मार्को रिलीज हुई थी। फिर भी मार्को ने एक तगड़ा नंबर पोस्ट किया था। अब देखो ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया एक सुपर रिच कंट्री नहीं है जहां हर कोई एक हफ्ते में दो महंगी टिकट्स खरीदे, खास करके मल्टीप्लेक्स की 300 to 500 रुपए की टिकट्स। संजय गुप्ता जैसे डायरेक्टर का कहना है कि ये क्लैश अनफॉर्चुनेट है क्योंकि दोनों फिल्में एक दूसरे का बिजनेस खा जाएंगी। राम गोपाल वर्मा ने तो इस क्लैश को धुरॉक्सिक का नाम दे दिया है। देखो यश अपनी हर फिल्म को एक इवेंट की तरह ट्रीट करते हैं। दो फिल्मों का आपस में टकराना ये उनकी ब्रांड स्ट्रेटजी के बिल्कुल ही अगेंस्ट है और शायद यश पीछे भी हट जाते हैं, लेकिन यश को इस बात का बुरा लगा कि धुरंधर मेकर्स ने उनसे बिना कुछ डिस्कस किए या उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए बगैर धुरंधर 2 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी। अब किसी भी बड़े एक्टर के लिए उनकी फिल्म की प्लानिंग और टाइमिंग बहुत मायने रखती है और खासकर KGF 2 के 4 साल बाद टॉक्सिक अनाउंस हुई थी। अब देखो दो बड़ी फिल्में अगर एक साथ आती है तो स्क्रीन्स डिवाइड हो जाते हैं और दोनों का कलेक्शन इफेक्ट होता है। सिंघम अगेन भूल भुलैया के टाइम पे तरन आदर्श ने भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया था। Screens divided, shows divided, audience divided. Now when that happens, obviously you are only harming the prospects, the business prospects of your film. Perhaps your film could have done, may have done a lifetime business of 300 crores, 400 crores, 500 crores, had the potential maybe. Now it will do 250, 275, 300, whatever. अब यश को लगता है कि मेकर्स ने थोड़ा अनप्रोफेशनल तरीके से काम किया है। फिल्म इंडस्ट्री में स्टार पावर और उनकी मर्जी को ध्यान रखना जरूरी होता है, खासकर तब जब उस एक्टर ने उस फ्रेंचाइज को इतना बड़ा बनाया हो। जैसे कि यश ने राइटिंग से लेकर डायरेक्शन इवन अपनी फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया है। वैसे जुगाड़ वालों की बात छोड़ो, आप बताओ कि आप किस फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। I mean, किसे सपोर्ट करोगे? अपनी अपनी पावर कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। वैसे सबसे पहले तो मैं बोलूँगी उन्होंने टीज़र को और जितनी भी इससे रिलेटेड वीडियोस एंड टॉक्सिक से रिलेटेड वीडियोस हैं उसको बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया और एक जो रेफरेंस दिया है बहुत सारे लोगों को शायद पता भी और हमारे जैसे बहुत सारे लोग जिनको नहीं आइडिया, अगर उस लिहाज से रिलेट करें तो वाकई में वो आपको एक नज़र आता है कि एक लिंक नज़र आता है मूवी के स्क्रिप्ट को। अच्छा वैसे मैं लेटरफैक्ट्स की जितनी भी वीडियोस देखता हूँ ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना एक एक सीन को एक एक छोटी छोटी डिटेल को जो है वो डिस्कस करते हैं। अभी जैसे स्टार्टिंग में बात करें तो एस्ट्रे वाला सीन तो हमने भी देखा था। हमने ये बस देखा कि भाई एस्ट्रे से कुटापा चाह रहे हैं, लेकिन वो क्यों हुआ वो चीज़ हमने जो है वो नहीं वो हाँ उस चीज़ को हमने जो है मिस कर दी। फिर उसके बाद जब रॉयल सर्कस हमने नोट किया कि भाई एक सर्कस जो है वो दिखाई जा रही है, लेकिन उसमें जो बाद में जोकर का जो है वो गला कटने वाला सीन भी हमने नोट किया। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे जोकर ने उन्होंने नोट किया एक लुक दिया वो चीज़ हमने जो है वो नोट नहीं की। तो ये छोटी छोटी वो चीज़ें जो है वो नोट करते हैं और बताते हैं ना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा जो है ना आपको एक अलग एंगल से चीज़ों को देखने पे जो है ना वो क्या इनके एक अलग एंगल से सोचने की तरफ जो है वो लेकर उस साइड पे आपकी सोच जो है वो लेकर जाती है। अभी क्लैश की जहाँ पे बात करें ना तो भाई हम देखने के दो फिल्में जब बड़ी क्लैश करती हैं ना तो एक फिल्म जो है ना वो हमेशा दूसरी फिल्म को जो है ना वो खा जाती है। वो हावी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आके एक फिल्म को स्क्रीन जो है वो ज़्यादा जो है मिलना शुरू होती है। और मेरा ख्याल है भाई जो सिनेमा के ऑनर्स होते हैं उनको तो चाहिए होता है बिजनेस, ठीक है ना। उन्हें जिस मूवी से ज़्यादा जो है प्रॉफिट मिलेगा, जिस मूवी की ज़्यादा टिकट्स जो है वो सेल होंगी वो लाज़मी बात है उसी मूवी को स्क्रीन ज़्यादा देंगे। बिल्कुल। और ऑनेस्टली बताऊँ मुझे लगता है कि इस चीज़ का जो एक कह लो कि रिज़ल्ट है ना वो अब ऑन द स्पॉट ही होगा जब लोग मूवीज़ देख लेंगे, क्योंकि जो मूवी ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी ऑब्वियसली उसको स्क्रीन जो है वो ज़्यादा मिल जाएंगी। क्योंकि अगर बात करें टॉक्सिक की तो वो तो इंग्लिश में भी रिलीज़ हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि पैन इंडियन मूवी है तो हिंदी में भी वो डब होकर आएगी तो उसको स्क्रीन्स भी मिलेंगी। धुरंधर की अगर बात करें तो धुरंधर का जो पहला पार्ट है उसको मिडल ईस्ट में नहीं स्क्रीन्स मिली, तो वो तो ऑलरेडी उस लिहाज से देखा जाए तो मतलब ऑल्दो उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया, लेकिन अगर वहाँ पर भी लगती है तो बिजनेस और ज़्यादा होता। तो मुझे लगता है कि दोनों में बहुत टफ कंपटीशन है। आप मतलब ये नहीं कह सकते कि ये वाली आगे जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा धुरंधर ने ना एक स्टॉर्म क्रिएट किया है जिस तरह से उसकी पॉपुलैरिटी, बीजीएम, स्क्रिप्ट वाइज, एक्टिंग वाइज, जितने भी कैरेक्टर्स थे, जितना रोल था, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही टफ। यार देखें धुरंधर की अगर बात की जाए ना तो उससे ये एज है कि भाई वो पैन इंडियन है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब होकर जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो लग रही है। लेकिन ऑन दी अदर साइड में अगर उसकी बात करूँ ना टॉक्सिक की,
उसमें एज आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई वो इंग्लिश ऑडियंस के लिए भी जो है ना वो अवेलेबल होगी, यानी कि पूरी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे इंग्लिश में मूवीज़ लगें तो अच्छा खासा बिजनेस, महंगी टिकट जो है वो बिकती है, यानी कि जहाँ पे अगर आपकी 10 रुपये की टिकट बिक रही है, हो सकता है उस कंट्री में वो 50 रुपये की जो है वो बिके। तो वो ये जो चीज़ है ना बिजनेस स्ट्रेटजी और ये जो प्राइस का एक फ़र्क है, ये दोनों के नंबर्स में जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगी। मतलब अगर इस बेस पर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि फिर टॉक्सिक जो है वो ज़्यादा बिजनेस करेगी। अभी स्टोरी और स्क्रिप्ट और कैरेक्टर्स की बेस पर बात करें वो तो ऑब्वियसली जब लोग मूवी देखेंगे तो ज़्यादा तभी पता idea चलेगा, होगा। क्योंकि मोस्टली आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको कुछ और नज़र आता है, लेकिन जब मूवी सिनेमा में आती है तो लोगों का जब फीडबैक आता है तो वो कुछ और होता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सी मूवी ज़्यादा बिजनेस करेगी, क्योंकि दोनों की टक्कर भाई बहुत सॉलिड है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय।